नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र जो है वो देखने को मिल रहा है और आज से इस सत्र की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, जिसके बाद कि आज इस सत्र की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, जहां एक तरफ दिल्ली में आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज बजट सत्र का 5वां दिन है और आज भी बजट सत्र के अंदर विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बिल्कुल, इसी बीच अब बात करेंगे किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों को खुश करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार पहुंचेंगे, असम जाएंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान 19वीं किस्त किसानों के खाते में सीधे तौर पर डाली जाएगी। बिल्कुल, और बजट सत्र चल रहे हैं तो ऐसे में हर राज्य में राज्य दर राज्य बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी आज बजट की सत्र शुरुआत होने जा रही है, यानी झारखंड में भी बजट सत्र की आज ऑफिशियल शुरुआत होगी और इस बजट सत्र में सरकार की तरफ से बजट का प्रारूप भी तय किया जाएगा। अलग अलग विधेयक सामने आएंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होना भी इस बजट के अंदर संभव है। बिल्कुल, इसी बीच अब बात होगी महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ में सभी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और आज का ये दिन एकादशी का है और कई करोड़ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं शाही स्नान करने के लिए। 62 करोड़ का आंकड़ा अभी तक महाकुंभ में पार हो चुका है। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले बात होगी दिल्ली को लेकर, क्योंकि आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र आज देखने को मिलेगा और 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये अहम सत्र दिल्ली में आज होगा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सरकार बनने के तुरंत बाद ही बजट सत्र दिल्ली के अंदर शुरू होने जा रहा है और आज ये शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र और बीजेपी लंबे समय के बाद पक्ष के तौर पर अब इस विधानसभा के अंदर नजर आएगी। काफी सालों के बाद, 27 सालों के बाद, और पिछले 27 साल बीजेपी ने विपक्ष के रूप में बड़ा काम किया है विधानसभा के अंदर। मजबूत विपक्ष के नाते उन्होंने सरकारों का सामना किया है, लेकिन यहां पर तख्ता पलट हो गया और तख्ता पलट होने के बाद 27 साल बाद बीजेपी को अब फिर से विधानसभा के अंदर अगुवाई करने का मौका मिल रहा है। सरकार बनाकर अपनी प्रेजेंस वहां पर रखने का मौका मिल रहा है और इसको बीजेपी निभाना चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अनुभवहीन शिफन जो विपक्ष है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास विपक्ष में बैठने का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं है, जिस वजह से उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, यानी कि 48 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, जो कि सत्ता पक्ष में बैठे होंगे राइट हैंड साइड पर, और वहीं पर दूसरी तरफ 22 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के ऑपोजिशन में होंगे। इसी बीच में सत्र की शुरुआत अब दिल्ली में हो चुकी है और सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली विधानसभा सत्र की दिखाएंगे, जहां पर कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पहुंची है, तमाम विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने आपके। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त सीधी तस्वीरें दिल्ली विधानसभा से लाइव आप सभी के सामने। और दिल्ली विधानसभा इस बार इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बीजेपी कई सालों के बाद सत्ता में वापस लौटी है और बीजेपी ने उस समय सबको चौंकाया जब रेखा गुप्ता के हाथ में कमान संभाल दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और पहली मुख्यमंत्री हैं जो इस वक्त बीजेपी शासित प्रदेश हो या फिर एनडीए की सरकार हो, वहां पर ये अगुवाई कर रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पक्ष के सामने जो विपक्ष का चेहरा है वो भी एक महिला हैं। आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल के बाद उन्हें कमान दी गई थी, लेकिन वो विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगी क्योंकि विपक्षी दल की नेता चुनी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बड़ी बात यह है, और जिसके लिए मुझे लगता है कि सभी लोग ये सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि बिना अरविंद केजरीवाल के ये विधानसभा कैसे चलेगा, क्योंकि वो विपक्ष में होते, अगर वो जीत जाते तो जाहिर सी बात है वो एक बड़ा चेहरा रहते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी की बागडोर विधानसभा के अंदर आतिशी के हाथ में होगी तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। कहां से अरविंद केजरीवाल को अपनी जो एक्टिव पॉलिटिक्स, जो एक लैंड होती है, जो जमीन होती है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, वो उनके पास नहीं है शिवफन। उसको कुरेदने में इस वक्त आम आदमी पार्टी या फिर जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। हो सकता है पंजाब से वो अपनी जमीन तलाश लें, राज्यसभा के लिए
वहां से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वहां पर अगर कोई राज्यसभा का सदस्य इस्तीफा देता है तो उसके बाद उनके लिए वो दरवाजा खुल सकता है। इधर दिल्ली के अंदर अभी कोई मौका नहीं है और ना ही कोई उपचुनाव होने की संभावना है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल इस जो एक्टिव पॉलिटिक्स जो पिछले 10 या 12 सालों से उन्होंने की है, उससे दूर होकर ही उन्हें राजनीति करनी पड़ सकती है। बिल्कुल। इसी बीच में आपको बता दें कि शीतल, बहुत एक इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी दिल्ली विधानसभा से सामने आ सकती हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, जब उन पर एक्साइज पॉलिसी केस जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से डाला गया शराब घोटाला मामले के बाद, जब वो कई महीने उन्होंने जेल में जो है उन्होंने गुजारे हैं, उसके बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद आतिशी सिंह ने ये बागडोर संभाली। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा सामने आया और कहीं ना कहीं जल को लेकर, अन्य चीजों को लेकर जरूर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा, लेकिन दिल्ली की बागडोर संभालने में एक बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर सामने आई। लेकिन अभी तस्वीरें दिल्ली विधानसभा से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि प्रोटेम स्पीकर जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक भी वहां पर मौजूद है। राइट हैंड साइड पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, 48 विधायक जो है वो है यहाँ पर पहुंचे हैं और 22 आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। आतिशी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगी और इसी बीच में प्रोटेम स्पीकर एक एक कर 70 विधायकों को जो मंत्री पद की शपथ है, विधायक पद की शपथ जो है वो दिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर कुछ समय बचेगा तो स्पीकर के लिए भी इलेक्शंस हो सकते हैं। माननीय सदस्यगण, 8वीं विधानसभा का सदस्य चुने जाने पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। इस सदन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली की नई विधानसभा का गठन हुआ है, जिस पर जनता के कल्याण और दिल्ली के विकास की अहम जिम्मेवारी है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल के सब मिनिस्टर्स को और सभी विधायकगण को जहां अपनी देना चाहता हूं, वहीं सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि पहले से चली आ रही परंपराओं के अनुसार इस मौके की गरिमा को देखते हुए हम 2 मिनट का मौन धारण करें। मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 7 के अनुसार सदस्यों द्वारा अटेंडेंस शीट पे हस्ताक्षर करना जरूरी है। सदस्यों की सुविधाओं के लिए अटेंडेंस शीट दाईं और बाईं ओर दोनों लॉबीज में रखी गई है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप जब भी सदन में आए तब अपनी अटेंडेंस अवश्य लगाएं। अब सचिव दिल्ली विधानसभा दिनांक 5 फरवरी 2025 को हुए आम चुनाव में 8वीं विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों के संबंध में
भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन दिनांक 9 फरवरी 2025 की कॉपी सदन पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। मैं जहां सदन के सदस्य विपक्ष की नेता और विपक्ष के सदस्यों का इस सदन में स्वागत करता हूं। हम लोगों के बीच में वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, भी हम लोगों के बीच में स्पीकर गैलरी में बैठे हुए हैं। उनका भी मैं सदन में विधानसभा के अंदर जो है स्वागत करता हूं। अब माननीय सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की कार्रवाई शुरू होगी। सचिव दिल्ली विधानसभा माननीय सदस्यों का नाम पुकारेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगी, उसके बाद मंत्रिमंडल के सहयोगी शपथ लेंगे। उसके बाद क्षेत्रवार सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। जो भी सदस्य अपनी बारी के अनुसार शपथ के लिए उपस्थित नहीं है, उनके नाम आखिर में पुकारे जाएंगे। जो सदस्य आज शपथ नहीं ले पाएंगे, उनको कल शपथ दिलाई जाएगी। मेरा तमाम सदस्यों से ये अपील है कि जब हम शपथ लेने आए, हम जिस भी भाषा में शपथ ले रहे हैं, तो शपथ के लिए जो मटेरियल, जो शपथ के लिए डिटेल कागज में उपलब्ध कराई गई है, हमको वही शपथ में जो है पढ़ना है, अन्यथा दोबारा शपथ लेनी पड़ती है। इसलिए जो है सभी सदस्यों से मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि जो आपके शपथ जिस भी भाषा में है, उसके कागज आपके संज्ञान में और आपको दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उसी लैंग्वेज में हमको शपथ लेनी है। अब मैं सचिव विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण की कार्रवाई को जो है शुरू करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को शपथ के लिए आमंत्रित करता हूं। जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह को शपथ के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं प्रवेश साहिब सिंह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब मैं माननीय मंत्री श्री आशुष सूद जी को अब शपथ के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है और भोपाल में इस समिट में देश विदेश के उद्योगपति भी शामिल हुए हैं और भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कैसे उद्योग को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण समिट बताया जा रहा है और इसका भोपाल में खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। आप सुनिए इस वक्त भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। सेंटर पर पहुंच जाए उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का आने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया।
कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं।
ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट्स के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यही नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है, उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल से इस वक्त पीएम मोदी लाइव थे और पीएम मोदी ने कहा कि भारत से पूरे सभी देशों को आशाएं हैं। भारत आने वाले समय में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और उसके लिए भारत अग्रसर हो चुका है। अब बात पंजाब की करेंगे, जहां पर आज विशेष विधानसभा सत्र हो रहा है। पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है और ये 2 दिन का विशेष सत्र चलने वाला है। इसमें कार्यवाही फिलहाल जारी है और पंजाब के अंदर भी इस सत्र के अंदर कई मुद्दे शामिल हो। केंद्रीय वित्त मंत्री वजों भी सेवावां निभाईਆਂ गईਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 1941 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ 1977 ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 4 ਮਈ 1938 ਨੂੰ ਬਾਠਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ 1980 ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮੰਤਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1945 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੁੱਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1943 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਮਾਹਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ जान वाला ਵੱਡਾ। तो चलिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे पंजाब विधानसभा की, जहां पर कि अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा सत्र जारी है और आज इसका 5वां दिन है। तो आपको बता दें कि सभी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चाएं आज देखने को मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 19 को यहां पर शुरू हुआ था और 20 तारीख को आम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद की आज 5वां दिन विधानसभा सत्र का लगातार जारी है। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर कि आज अभिभाषण पर लगातार चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखाएंगे। नेता थे और भारत सरकार ने उनको विशेष सम्मान भी दिया है मान्यवर। ये उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है मान्यवर। मान्यवर ये किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया मान्यवर। उन्होंने
किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया किसी का। नेताजी का बहुत सम्मान है मान्यवर, भारत सरकार ने भी उनका सम्मान किया है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। चलो हो गया, आपकी बात आ गई, विषय आ गया। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैंने मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। देखिए, आप विषय यह होता है, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, मेरे बात सुन लीजिए। अब इसे देखिए, मैंने आपकी सुन ली ना, देखिए ये नहीं, आप सुनिए अगर आप सुनना चाहते हो। मेरी बात तो सुनिए। आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते, मैं खड़े रहिए फिर। अरे क्यों माफी मांगा? मेरी बात सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। अरे आप अपनी सीट पे जाके खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अरे एक सेकंड मेरी। अरे आलम बली साहब, हम सब आपका सम्मान करते हैं। आपने कुछ सुना उन्होंने क्या कहा था? अरे रुकिए ना। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, फिर अगर आप नहीं सुनना चाहते तो खड़े रहिए। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अब सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? अभी मंगवाते हैं, अभी मंगवाते हैं माफी। अभी मैं माफी मंगवाऊंगा, एक मिनट आप होल्ड करो, अब माफी मंगवाऊंगा। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा, मुझे पहले बताइए। अरे बताओ ना, मैंने कुछ समझा नहीं, मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा। जो कहा वो समझा कि नहीं समझा, पहले ये तो पता चले। भाई देखिए, उन्होंने जो कहा, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो कहा, एक मिनट, अरे सुनिए ना। अरे आप देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्री जी का स्वभाव है, जब कभी कुछ होता है तो प्रश्न में ऐसी बातें बोलते हैं। जो आदमी सदन का सदस्य भी नहीं है, उनका नाम लेकर के कहने की क्या आवश्यकता थी? प्रश्न खत्म हो गया था। ये केवल झगड़ा पैदा करते हैं, दुनिया में भी नहीं है, और वो ये दुनिया में भी नहीं है। अरे वही पूरी बात आप सुनते तो हो नहीं, आपको अच्छी बात सुननी अच्छी नहीं लग रही। अरे सुनिए नहीं आपने, सुनिए, आप शोर मचा रहे हो। आप जो सुना मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। नहीं सचिन, एक मिनट, आप सुनिए मेरी बात। आप कह रहे सुनी नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी जगह पर अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर भी कहा है कि नेताजी जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया था, उनका सम्मान था, है और रहेगा। ये उन्होंने अभी कहा। आपको अच्छी बात नहीं समझ में आ रही? अरे उन्होंने कौन सी, अरे मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने, एक सेकंड, अरे क्या मेरी बात, उन्होंने मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए ना, किस बात किस बात के खेत प्रकट करते हैं? कौन सा ऐसा वाक्य उन्होंने कहा है जो असंसदीय, मुझे बताइए। अरे कौन सी बात कही जिसके लिए खेत प्रकट करें? अरे वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है? आप लोग किस बात के लिए बोले, ये तो बताइए। आप कह रहे हैं किस बात के लिए खड़े हैं? आप किस बात के लिए यहां पर हैं? नहीं, आप फालतू बहस मत करिए। आप कौन से, एक मिनट, डोंट ट्राई टू बी लॉयल मोर। कभी कभी ना आप ज्यादा लॉयल बनना चाहते हैं। आप एक
एक सेकंड, नहीं प्लीज प्लीज, अरे गलत सही का छोड़ो, कौन सी ऐसी लाइन है जो उन्होंने कहा और आपको अच्छी नहीं लगी, मुझे बताइए। अरे बताओ तो सही, अरे आप बताइए तो सही, मैं सुनूं तो सही। अरे कौन सी, मेरी बात सुनिए, उन्होंने खेद प्रकट किया था इस एक बात के लिए, कौन सी बात उन्होंने कही है जो गलत है मुझे बताइए, तो फिर मैं सोचता हूं उसके ऊपर। प्रश्न संख्या 5 श्री अरमान खान नहीं है। प्रश्न संख्या 6 श्री स्वामी ओमवेश, स्वामी जी पूछेंगे क्वेश्चन, स्वामी ओमवेश जी प्रश्न पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। प्रश्न संख्या 7 श्री पंकज मलिक, श्री पंकज मलिक, श्री पंकज मलिक नहीं, आप ले जाइए ना अंदर, आपने प्रश्न पूछना है कि नहीं पूछना बताइए, आप लोग बताने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ शोर मचाना चाहते नहीं। प्रश्न संख्या 8 श्री अनिल प्रधान, अनिल प्रधान, अनिल प्रधान कहाँ है? अनिल प्रधान पूछो, तुम्हारी तो शादी हुई है, पूछो पूछो, अभी शादी करा के आता है, पूछो। प्रश्न संख्या 9 श्री महेंद्र नाथ यादव, श्री महेंद्र नाथ यादव। प्रश्न संख्या 10 इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। प्रश्न संख्या 11 श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, पूछे, पूछना चाहते हैं प्रभु नारायण जी? नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 12 श्री डॉक्टर संग्राम यादव, नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 13 श्री आशु मलिक, नहीं पूछना। प्रश्न संख्या 14 श्री राम सिंह पटेल, नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 15 श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, पूछिए, आप पूछो, मैंने उनको कह रहा हूं आप चलिए, आप चलिए। मोना जी प्रश्न पूछना चाहती है, आप उनका अधिकार नहीं ले सकते, आप दूसरे का अधिकार के ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकते, आप दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते। मोना जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप शांत रहिए। मोना जी पूछिए, मोना जी पूछिए। सदन को व्यवस्थित तो करे माननीय। अरे आप कौन है, आपके मित्र हैं, आप बोलो के अंदर चले। इतने शोर में ना। प्रश्न संख्या 16 श्री त्रिभुवन दत्त। प्रश्न संख्या 17 श्री कमाल अख्तर। प्रश्न संख्या 18 श्री रविदास मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 19 श्री प्रदीप कुमार यादव। प्रश्न संख्या 20 श्री शहजुल इस्लाम अंसारी। सारे प्रश्न ले लिए गए, सब उत्तरित माने गए, इसलिए प्रश्नकाल समाप्त। आज नियम 301 के अंतर्गत 301 दिखाई ना, 51 क्यों दे रहे हैं दुबे जी? 51 क्यों दे रहे हैं? 301 दीजिए। अच्छा, 51 सूचनाएं प्राप्त हुई। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।